गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं खुशबू बंसल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ABST गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से आज अपना पहला वीडियो लेक्चर लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीकॉम में हमारे अकाउंट्स के 6 से 7 पेपर होते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन सब में से मैंने जो आज अपने पहले वीडियो लेक्चर के लिए जो पेपर लिया है वो लिया है मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, क्योंकि पर्सनली मैं बात करूँ तो ये पेपर मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना भी और पढ़ना भी, इसीलिए अपने पहले वीडियो लेक्चर के लिए इसे मैंने कंसीडर किया है। तो आज हम बात कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, कॉर्पोरेट और अकाउंटिंग। तो मैं पहले बात करूँगी अकाउंटिंग की। देखो बच्चों, अकाउंटिंग शब्द सुनते ही जो पहला वर्ड मेरे दिमाग में आता है वो है बिज़नेस, क्योंकि सिंपल सी बात है कि हम घरों में तो अकाउंटिंग करेंगे नहीं। अकाउंटिंग कहाँ होती है? जहाँ व्यापार होगा, जहाँ बिज़नेस होगा, जहाँ ट्रांजैक्शन होंगे वहीं हम अकाउंटिंग करेंगे। तो बिज़नेस के अंदर हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो यह सब बात वैसे तो हम डिटेल में 11th-12 में पढ़ के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको आउटलाइन अगर मैं थोड़ा सा देना चाहूँ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि व्यापार का मतलब होता है किसी भी वस्तु या सेवा को खरीद के बेचना या बना के बेचना। 2 तरह के बिजनेस कंसर्न होते हैं, या तो वो बना के बेचते हैं या खरीद के बेचते हैं। तो हर एक व्यापारी एट द एंड ऑफ द ईयर आके जानना चाहता है कि जो भी उसने बिजनेस एक्टिविटीज़ की है पूरे साल में, उससे उसने कमाया है या गंवाया है, उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है। इसीलिए वो क्या करता है, अब मानव स्वभाव है, पूरे साल के अंदर उसने हज़ारों ट्रांजैक्शन किए हैं तो वो उसे टिप्स पे याद रखना तो उसके लिए नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो क्या करता है, उन सारे ट्रांजैक्शन को, जो भी डेट वाइज ट्रांजैक्शन वो करता है, खरीदना बेचना, खर्चे, पेमेंट, रिसीट, उन सबको एक प्रॉपर मैनर में लिख लेता है। इस सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर मैनर में अकाउंटिंग बुक्स में लिखने के प्रोसेस को हम बुक कीपिंग कहते हैं। लेकिन अकाउंटिंग जो है थोड़ा सा इसको और लार्ज स्केल पे, मैं बृहद स्तर पे इसको बात करूं तो अकाउंटिंग सिर्फ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग बुक्स में लिखने को नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य तो ये होता है अकाउंटिंग का, जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि हर एक व्यापारी चाहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आके उसे कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो पूरे साल जो भी उसने ट्रांजैक्शन लिखे हैं उन ट्रांजैक्शन से वो एट द एंड ऑफ द ईयर आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट और बैलेंस शीट तैयार करता है, और उसे कितना प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है ये वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू पता लगाता है। तो एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या अकाउंटिंग व्यापारी सिर्फ ये जानने के लिए करता है कि क्या कितना उसे प्रॉफिट हुआ है, कितना उसे नुकसान हुआ है, क्या वो स्वयं के हित के लिए ही अकाउंटिंग रखता है? तो इसका जवाब ये है कि नहीं। सिर्फ अकाउंटिंग का उद्देश्य ये पता करना ही नहीं है कि उसे कितना लाभ हुआ है या हानि हुई है, क्योंकि किसी भी व्यापारी के व्यापार से सिर्फ वो ही संबंधित नहीं होता है, समाज के और भी बहुत सारे पक्ष उसके व्यापार से, उसके बिजनेस से संबंधित होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, और मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर है। तो वो भी उस व्यापारी के बिज़नेस में इंटरेस्टेड होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि किसी दिमाग में प्रश्न ये आ सकता है कि कैसे मेरे व्यापार से कोई और कैसे इंटरेस्टेड होगा। तो जैसे सपोज़ को इन्वेस्टर का एग्जांपल ले लेती हूँ, मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे ही किसी भी कंपनी की जाकर शेयर दे दूँगी, खरीद लूँगी, मैं अपना पैसा उस कंपनी को दे दूँगी? नहीं। उससे पहले मैं उस कंपनी के बारे में जाँच पड़ताल करूँगी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या उसे प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या वो मुझे लगातार डिविडेंड या रिटर्न मुझे कंटिन्यूटी में दे पाएगी कि नहीं दे पाएगा, कहीं मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा। तो उस कंपनी के बारे में जांच पड़ताल कहाँ से होगी, कैसे पता करेगा वो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से पहले? तो वो सीधा सबसे पहले उस कंपनी के अकाउंट्स उठा के देखेगा कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, पिछले सालों में प्रॉफिट हुआ है, नुकसान हुआ है, वो कंपनी डिविडेंड दे रही है, नहीं दे रही है। तो सीधी सी बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग रखने का पहला उद्देश्य, मेन उद्देश्य तो ये हुआ कि व्यापारी को अपने लाभ और हानि का ज्ञान होता है, और साथ में ही जो संबंधित पक्षकार होते हैं, अब जैसे सपोज को गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपको पता है टैक्स वसूल करती है, तो व्यापारी को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है किस पे देगा? टैक्स प्रॉफिट पे देगा। प्रॉफिट कितना हुआ है निकालने के लिए उसे क्या बनाने पड़ेंगे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग यही है कि पूरे साल जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसे प्रॉपर मैनर में लिखना, एट द एंड ऑफ द ईयर आके जितना भी कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये फाइंड आउट करना, ताकि उससे और भी जो संबंधित पक्षकार है उन्हें उस व्यापार से संबंधित जानकारियाँ आसानी से मिल सके। ठीक है, ये अकाउंटिंग की बात कर ली। तो अब जाएंगे हम थोड़ा सा कॉर्पोरेट में
कि कंपनी क्या है। कॉर्पोरेट को मैं अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो कंपनी क्या है, तो उसके लिए फिर से मैं जाऊँगी बिज़नेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो बिज़नेस भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि मैं अकेली अगर व्यापार करूँ, पहला टाइप होता है सोल ट्रेडर। अगर मैं अकेली व्यापार करूँ, मैंने अकेली ही पूंजी लगा रखी है, मैं अकेली स्वामी हूँ, और तो सारा नुकसान भी मेरा है और प्रॉफिट भी मेरा है, तो उस कंडीशन में टाइप ऑफ बिजनेस क्या हो गया, सोल ट्रेडरशिप। ठीक है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि नहीं, वो रिस्क बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे अकेले को बेयर करनी पड़ रही है, मुझे अकेले कोई कैपिटल लगानी पड़ रही है, मैं अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती हूँ, तो वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर भी काम कर सकते हैं। और जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो वो 2 तरीके से काम कर सकते हैं, या फिर तो वो फर्म के रूप में काम कर सकते हैं या कंपनी के रूप में काम कर सकते हैं। जब फर्म के रूप में काम करेंगे तो सीधी सी बात है कि उन पे जो एक्ट लागू होता है, दोनों के एक्ट जो है लीगली जो अधिनियम है दोनों के अलग अलग हैं। जब सार्वजनिक अधिनियम 1932 के अंतर्गत अगर कोई संस्था रजिस्टर होती है, खैर वहाँ रजिस्टर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो पार्टनरशिप फर्म के रूप में काम करती है। लेकिन कंपनी, जिसकी बात मैं यहाँ पर इस पूरी बुक में, जिस पेपर में हम करने वाले हैं, कंपनी, एक कोई भी व्यापार कंपनी कब कहलाता है, कोई भी व्यापार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब व्यापार करते हैं तो वो कंपनी के रूप में तभी व्यापार कर सकते हैं जब वो अपनी संस्था को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाते हैं। पहले आप सबको पता होगा कि पहले ये अधिनियम दूसरे नाम से चला करता था, कंपनी अधिनियम 1956, लेकिन अब उसे मॉडिफाई कर दिया, पूरा चेंज कर दिया गया है। अब एक नया अधिनियम लागू किया गया है, कंपनी अधिनियम 2013। तो एक कंपनी अपने एक कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो बिजनेसमैन है, वो कंपनी के रूप में व्यापार तभी कर सकता है जब अपनी व्यापारिक संस्था को वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाता है। तो ये कंपनीज एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये भी जो है विभिन्न चरणों में लागू हुआ था। इसके जो 98 सेक्शन तो 12 सितंबर 2013 को लागू हुए थे, और 183 सेक्शन जो है वो 1 अप्रैल 2014 को लागू हुए थे। तो एक कंपनी एक ऐसी व्यावसायिक संस्था होती है जिसमें जॉइंट स्टॉक के रूप में जो 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति जो होते हैं वो जॉइंट स्टॉक के रूप में एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, शामिल होकर व्यापार करते हैं। ठीक है, अब जो भी इसमें मैंने बोला कि जो मुद्रा या मुद्रा के तुल्य अंशदान करना पड़ता है, तो अब वो मुद्रा या मुद्रा के तुल्य जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है विभिन्न लोगों के द्वारा, वो कंट्रीब्यूटर्स यहाँ क्या कहलाते हैं, सदस्य कहा जाता है, उन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है। और जिस रूप में वो कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वो क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये के टुकड़ों में बटे हुए होते हैं, तो उन्हें हम अंशों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो खैर उसके बारे में व्हाट इज शेयर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से इन्हें इशू करते हैं, वो सब बात हम बाद में डिटेल में अगले लेक्चर से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कंपनी एक प्रकार की व्यावसायिक संस्था है जिसमें जॉइंट स्टॉक के रूप में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर मुद्रा या मुद्रा के तुल्य कंट्रीब्यूट करते हैं एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि कितने प्रकार की कंपनी होती है, किस किस रूप में हम कंपनी को बना सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंपनी 2 प्रकार के मैंने लिए हैं मोटे तौर पर, स्वामित्व के आधार पर और दायित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 2 तरह की कंपनियाँ मैंने, जैसे मेरा फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, स्वामित्व के आधार पर 2 तरह की कंपनी होती है, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक, जिसके शेयर कोई भी परचेज कर सकता है पब्लिक में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पब्लिक कंपनी। और इसको और अगर मैं अच्छे तरीके से बोलूँ कि ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, सूचित होते हैं, और अगर लिस्टेड है तो उनके शेयर कोई भी परचेज़ कर सकता है, पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति परचेज़ कर सकता है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे, सार्वजनिक कंपनी। लेकिन ऐसी कंपनी जिसके शेयर जो है वो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते हैं, तो सीधी सी बात है कि उन्हें पब्लिक परचेज़ नहीं कर सकती है, तो ऐसी कंपनी को हम किस नाम से जानेंगे, निजी कंपनी के नाम से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे फादर मदर मिलकर, हम चारों ने मिलकर एक कंपनी खोल ली, और उस कंपनी के सारे शेयर्स हम चारों के द्वारा ही परचेज़ किए गए हैं, और कोई 5वां व्यक्ति इसे परचेज़ नहीं कर सकता, तो फिर वो कौन सी कंपनी कहलाएगी,
प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, अब इस प्राइवेट कंपनी को भी थोड़ा सा और बात करूं कि पहले तो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने अभी समझाते वक्त भी बोला कि जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो वो फर्म के रूप में, कंपनी के रूप में काम करते हैं। लेकिन अब 2013 के अंदर सेक्शन 262 में ये एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया है, 1 पर्सन कंपनी, OPC। मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति भी अब कंपनी फॉर्मेट कर सकता है निजी तौर पर। सीधी सी बात है, जब पब्लिक में जा ही नहीं रहा है, एक ही व्यक्ति परचेज़ कर रहा है, तो निजी कंपनी भी 2 तरह की हो गई। एक तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों वाली निजी कंपनी, और एक 1 पर्सन कंपनी कि जब एक ही व्यक्ति सदस्य होगा, एक ही व्यक्ति ओनर होगा, शेयर होल्डर होगा, सारे अंश उसी के होंगे, तो वो OPC कही जाएगी, 1 पर्सन कंपनी कही जाएगी। दूसरा जो है क्लासिफिकेशन में यहाँ पर दायित्व के आधार पर बताऊँगी। दायित्व के आधार पर 2 तरह की कंपनियाँ होती है, सीमित दायित्व वाली कंपनी और असीमित दायित्व वाली कंपनी। ठीक है, सीमित दायित्व नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी, किसी सीमा तक सीमित होगी, तो वो सीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है। और दूसरा है असीमित दायित्व वाली कंपनी, जहाँ पे शेयर होल्डर की लायबिलिटीज़ जो होगी वो अनलिमिटेड होगी। ठीक है, थोड़ा सा उनको और डिटेल में मैं बताती हूँ। तो सीमित दायित्व वाली कंपनी भी 2 भागों में मैंने बांटी है। पहला है अंशों द्वारा सीमित कंपनी और दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब ये है कि जब भी कंपनी का समापन होगा, कंपनी को अगर फंड की आवश्यकता होगी, तो वो फंड कहाँ से कौन लेके आएगा, शेयर होल्डर्स को लाना पड़ेगा। ये उनकी लायबिलिटी है, जो हम दायित्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें लाना पड़ेगा, लायबिलिटी है। लेकिन अब उस लायबिलिटी को अगर हमने लिमिटेड कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या बन गई, लिमिटेड लायबिलिटी बन गई। किस सीमा तक, उसमें पहला हो गया अंशों तक। जितने भी उस शेयर होल्डर ने जितनी भी शेयर खरीद रखे हैं, जितनी उसने शेयर कैपिटल ले रखी है उस कंपनी की, उस सीमा तक। फॉर एग्जांपल, मैंने उस कंपनी के 2000 शेयर ले रखे हैं 10 रुपये वाले। इसका मतलब है कि कंपनी को समापन के समय अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो मैं अपने पास से मात्र 20,000 रुपये देने के लिए लायबल हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ना तो कंपनी मुझसे उससे ज़्यादा डिमांड कर सकती है और ना मैं दूंगी। तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, 20,000 तक सीमित हो गई। ठीक है, ये तो हो गई अंशों द्वारा सीमित कंपनी। और दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। जब भी मैं शेयर होल्डर बनी हूँ उस कंपनी की, मैंने गारंटी दे दी कि मैं जब भी कंपनी का समापन होगा, ठीक है, उस समय मैं 10,000 रुपये आवश्यकता पड़ी तो 10,000 रुपये दूंगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैंने गारंटी दी कि मैं 10,000 की सीमा तक ही मेरा दायित्व सीमित है। तो ऐसी कंपनीज जहाँ पे गारंटी द्वारा लायबिलिटी सीमित की जाती है, वो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कही जाती है। दोनों में आपने देखा कि एक लायबिलिटी की एक सीमा जो है वो निर्धारित कर दी गई। इसमें अंशों तक सीमा निर्धारित की गई है। इसमें जितना भी उस शेयर होल्डर ने गारंटी दी है उस सीमा तक उसके दायित्वों को सीमित किया गया है। और असीमित दायित्व वाली कंपनी नाम से ही स्पष्ट है कि जब उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, जितनी भी कंपनी को आवश्यकता है वो उसे अपने निजी प्रॉपर्टी से कैसे भी करके उसे कंपनी को लाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो वो ऐसी कंपनी जो कहलाती है वो असीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन प्रेजेंट में 99% जो कंपनीज़ होती है वो सीमित दायित्व वाली कंपनीज़ ही होती है। लेकिन जो फर्म होती है, फर्म जो है वो अधिकतर असीमित दायित्व वाली होती है, असीमित दायित्व वाली फर्म्स होती है। लेकिन कंपनीज़ जो है अधिकतर जो जनरली जो चलती है व्यवहारिक तौर पर, वो एक सीमित दायित्व वाली कंपनी चलती है। तो ठीक है, आज बच्चों हमने थोड़ा सा, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। उसमें हमने ये देखा कि क्या कंपनी क्या होता है और कितनी प्रकार की होती है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे एक कंपनी अपनी कैपिटल रेज करती है, किस प्रकार से अपने अंशों का निर्गमन करती है, वो सब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू सो मच।